नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आज फिर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर तीखा हमला बोला। और हाल ही में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री जेल के अंदर है और फिर भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। वहीं फडणवीस ने आगे कहा कि दाऊद के परिवार से साथ गांठ के आरोप में जेल जा चुके नवाब मलिक का इस्तीफा आखिर सरकार क्यों नहीं लेना चाहती और ये दाऊद समर्पित सरकार है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वहीं नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने उसे 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। और वहीं अब गुरुवार को अदालत ने नवाब मलिक की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी थी। उत्तराखंड देश के उन कुछ राज्यों में शुमार है जहां महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत योगदान देते हुए उसकी नींव की लगातार सींच रही। लेकिन जब बात राजनीतिक भागीदारी की आती है तो इस मोर्चे पर भी महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे खड़ी नजर आती। उत्तराखंड देश के उन कुछ गिने चुने राज्यों में शुमार है जहां हर विधानसभा चुनाव के साथ महिलाओं के लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी लगातार मजबूत होती जा रही। और वहीं 2022 का चुनाव राज्य का 5वां विधानसभा चुनाव है और इस बार भी मतदान में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। और निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही। और राज्य में कुल 65.37% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाएं ने 67.20% मतदान किया। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में जबकि पुरुषों ने 62.30% मतदान किया था। और वहीं बात की जाए अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान अभी जारी है। और इस चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के साथ अपने रिश्तों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमानों से प्यार करते हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का चुनाव बताया था। और उनके इस बयान की विपक्ष ने काफी आलोचना की थी और विपक्ष ने योगी के इस बयान को सांप्रदायिक बताया था। और वहीं यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% बताई गई है। और योगी आदित्यनाथ के बयान को इससे जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि अब योगी ने इसको लेकर कई बार सफाई भी दी थी। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब में कहा कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है। उसका मतलब क्या है? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा वही रिश्ता है, मुझसे उनका जैसा व्यवहार है मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया और देश में करीब 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है और ये व्यक्तिगत कानून से ही नहीं चल सकता और संविधान से ही चलेगा देश। और वहीं गजवा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। और आज फिर मैं कह रहा हूं, और वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली में बाइक सवार दंपति ट्रैक्टर की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि टक्कर में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। और मामला हरचंदपुर थाना इलाके के दत्तोली का। और यहाँ मोबिन नाम का 28 वर्षीय युवक अपनी पत्नी फरीदा के साथ रायबरेली आ रहा था। वहीं प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर अचानक पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया
और ट्रैक्टर की भिड़ंत में पत्नी फरीदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोबिन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लाठी डंडे के साथ साथ ईंट पत्थर भी चले हैं। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में ईंट पत्थर चलाए गए और इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में ही ईंट पत्थर और लाठी डंडे से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। और वहीं घटना के समय पुलिस मूक दर्शन बनकर रह गई। और वहीं घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी बताए गए। और वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। और वहीं आपको बता दें कि ये विवाद जब भी हो रहा था, जब पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और पुलिस भी इस समय मूक दर्शक बनी रही। और इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद लोगों और पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। और आपको बता दें कि दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। उसके अलावा आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से ईंट और पत्थर और वहीं लाठी डंडों से दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। और वहीं बहराइच के यूक्रेन में पढ़ रहे 15 भारतीय छात्रों को सकुशल वापस ले आया गया, जिस संबंध में जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि यूक्रेन में पढ़ रहे 15 बहराइच के छात्रों को सही सलामत वापस लाया गया। और उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों की सूची ऑनलाइन चढ़ाने की बात की गई थी। और जिस संबंध में जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सभी यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों की सूची चढ़ा दी, जिसकी मदद से उन सभी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा सकुशल उनके घर पहुंचाया गया है। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। इन बच्चों का और इनके परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे। और मैं उन्हें एक बार केंद्र सरकार की नीतियों का, विदेश नीति का। और वहीं इस बीच आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। और वहीं आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो फेसबुक पर अपलोड भी किया गया। और वहीं आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले युवक को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और वहीं आपको बता दें, फायर करने वाले युवक में पुलिस का कोई डर नहीं दिखाई दिया गया। और वहीं थाना इरादत नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरेआम शादी समारोह में फायरिंग की गई और उसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। और वीडियो अपलोड करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अब तक इस वीडियो को लेकर पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और वहीं आपको बता दूं, वीडियो में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और वहीं आपको बता दें कि फायरिंग करते हुए युवक ने अपना जो वीडियो है वो फेसबुक पर अपलोड भी किया। और उसके बाद युवक में पुलिस का कोई डर नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आपको बता दें, थाना नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सरेआम उसने फायरिंग की। और इस दौरान और वहीं आपको बता दें कि लगातार उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और शादी समारोह के दौरान फायरिंग की गई और जिसके बाद उसका वीडियो बनाया गया। और वीडियो में साफ दिखाई दे जा सकता है कि वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले में संज्ञान ले रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे शादी समारोह में एक युवक
सरेआम गोली चला रहे हो, जिसका वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फेसबुक पर अपलोड भी किया है। और वहीं आपको दिखा दे कि कैसे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपलोड किया। इसके बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई भी सूचना सामने नहीं आई। और वहीं आपको बता दें कि लगातार वीडियो दिखा रहे हैं कि कैसे शरेआम शादी समारोह में फायरिंग की गई है। यूक्रेन में जारी रूसी हमले को रोकने में भले ही पूरा विश्वास नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में जब यूक्रेन वासी यूक्रेन छोड़कर भाग रहे, तो वहीं यूपी के औरैया के एक छात्र जो यूक्रेन में मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट है, अपनी जान की परवाह किए बगैर पहले तो अपने सभी जूनियर्स को सकुशल यूक्रेन से निकाला और फिर खुद यूक्रेन उसने छोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक वहीं मेडिकल के 4th ईयर स्टूडेंट की एक दिलेरी भी सामने आई, जहां पर उन्होंने पहले खुद अपने जूनियर छात्रों को निकाला और उसके बाद खुद ऑपरेशन गंगा के तहत वो वतन वापस आए। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापसी निकाला जा रहा है। और इसी सिलसिले में यूक्रेन में पढ़ रहे 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट ने पहले अपने जूनियर को निकाला, उसके बाद फिर वो खुद भारत वापस आए हैं। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 13 राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होगा। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर डेट सामने आ गई है, जहां पर 31 मार्च को चुनाव होगा। वहीं आपको बता दें पंजाब में 5, केरल में 3, असम में 2 सीटों पर यह चुनाव होना है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने डेट जो है वो निकाल दिया। उसके अलावा आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की एक राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। और आपको बता दें 13 राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया। और चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की है, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में 5, असम में 2, केरल में 3 और हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में 1-1 सीटों पर चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अभी यूपी में मतदान जारी है और इस बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की जो तारीख है वो भी ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कौन से राज्यसभा की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर मतदान है। और वहीं आपको बता दें कि केरल में 3, असम में 2 सीटों पर चुनाव होना है। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए अब महज 3 दिन ही रह गए और 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी तो ये सबके सामने होगा कि राज्य में किस किस सरकार बनने जा रही। और वहीं नतीजों से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी अगली रणनीति में जुट गए और इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी की आज एक बैठक चल रही है, जिसमें काउंटिंग से पहले की रणनीति तैयार की जाएगी। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही। और वहीं बीजेपी की इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी ने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग मतगणना से पहले बैठक करें, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही और उस दिन हर कोई अपने निर्धारित क्षेत्र में होगा ताकि वोटों की गिनती सुचारू रूप से चल सके। और वहीं सीएम धामी ने दावा किया कि हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था और चुनाव के बाद से ही बीजेपी हो या कांग्रेस की दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के लिए दावे किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी एक तरफ प्रचंड जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है और कांग्रेस इन चुनावों में 44 से 48 सीटें जीतने की बात कह रही है। बहरहाल अब ज्यादा वक्त नहीं रहा और 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और इस दिन सबको पता चल जाएगा कि कौन अपने दांव पर कितना खड़ा उतरा है।
और वहीं उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के दोपहर 3 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वो भी हम आपको बता दें कि यूपी में लगातार 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और वहीं सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और इस बीच दोपहर 3 बजे तक 35.51% मतदान हो चुका है। वहीं हम आपको बता रहे हैं कि लगातार यूपी में 3 बजे का मतदान कितना हुआ है और वहीं आपको बता दें कि 47.10% मतदान हुआ और वहीं भदोई में 47.49% और वहीं जौनपुर में 49.79% मतदान हुआ है। और ये जो आंकड़े हैं हम आपको 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर मिर्जापुर में 44.66% मतदान हुआ, आजमगढ़ में 42.28%, सोनभद्र में 49.84%, भदोई में 47.49%, मऊ में 46%, 3 बजे तक मतदान हो चुके हैं। वहीं गाजीपुर में 46.28% मतदान हुए। और वहीं बात की जाए जौनपुर जिले की तो जौनपुर जिले में 3 बजे तक 49.79% मतदान हो चुके हैं। ये जो आंकड़े हैं 3 बजे तक के। और वहीं मिर्जापुर में 44.66% मतदान हो चुके हैं। और इसके अलावा आजमगढ़ में 42.28%, भदोई में 47.49%। और वहीं बात की जाए वाराणसी की तो वाराणसी में 43.76% मतदान हो चुके हैं। और वहीं टोटल बात की जाए तो यूपी में 3 बजे तक कुल 47.10% मतदान हुआ है। तो वहीं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन से जिले में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो मिर्जापुर में 44.66% मतदान हुआ और वहीं चंदौली में 50.79%, भदोई में 47.49%, मऊ में 46% मतदान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।